40 से 45 साल पहले यही देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। तो लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। लेकिन साथियों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगले 30 से 40 सालों में चीन ने दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। कैसे एक गरीब देश दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया? चीन ने ऐसा क्या किया? चीन के लोग खुद अपने देश को चाइना नहीं कहते। दोस्तों, आज अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो एक देश आपको हर जगह दिखेगा, चाहे फिर ग्लोबल ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मिलिट्री पावर में, और वह देश है चाइना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 40 से 45 साल पहले यही देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। साथियों, 1978 में चीन की लगभग 88% आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा रही थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर थी और अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। लेकिन साथियों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगले 30 से 40 सालों में चीन ने दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करी। आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ग्लोबल जीडीपी में इसका हिस्सा लगभग 18% है और 80 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो साथियों, अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया? कैसे एक गरीब देश दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया? आज की इस वीडियो में हम चाइना के डिटेल्ड केस स्टडी की बात करेंगे। सबसे पहले एक दिलचस्प सवाल, चाइना का नाम कहां से आया? दरअसल ये नाम आया है किन डायनेस्टी से। इसे लिखा जाता है QIN, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है CHIN, मतलब चीन। साथियों, ये वही डायनेस्टी थी जिसने लगभग 221 BC में पहली बार पूरे चीन को यूनिफाई किया और यहीं से चीन मतलब चाइना का नाम बना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, चीन के लोग खुद अपने देश को चाइना नहीं कहते, वो अपने देश को जोंगुओ कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिडिल किंगडम, यानी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दूं, चीन का इतिहास हमेशा इतना शक्तिशाली नहीं रहा। 1839 से 1949 तक का समय चीन के इतिहास में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहलाता है। इसकी शुरुआत होती है ओपियम वॉर से। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उगाई गई और अफीम चीन में बेचती थी। फिर धीरे धीरे लाखों चीनी लोग इस नशे के आदी हो गए। जब चीन ने इसे रोकने के लिए कोशिश की तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया और चीन को मजबूर किया गया कि वह कई बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोले और हांगकांग ब्रिटेन को दे दे। इसके बाद जापान, फ्रांस, रूस, इन सभी देशों ने भी चीन पर दबाव बनाया और फिर ये वही समय था जब चीन के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रूप से बेहद कमजोरी आई। साथियों, उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 का वो दिन जब एक नया देश जन्म लेता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और पावर में आते हैं माओ जेडोंग। साथियों, माओ का सपना था चीन को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत ही विनाशकारी साबित हो गई। उनके सबसे बड़ी पॉलिसी थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि 1958 के अंदर लागू की गई थी। इसका गोल था कि चीन को तेजी से इंडस्ट्रियल पावर बनाना, लेकिन इसमें कई ऐसी बड़ी गलतियां हुई, जैसे किसानों को कलेक्टिव फार्म्स में काम करना पड़ा, प्रोडक्शन के आंकड़े झूठे बताए गए और एग्रीकल्चरल सिस्टम बिगड़ गई। और इसका इंपैक्ट हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा अकाल चाइना में देखने को मिला और इस अकाल में अप्रॉक्स 20 से 40 मिलियन लोग भूखे मर गए। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक था। दोस्तों, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में एक नई सोच आई और सत्ता में उभरे देंग जियाओपिंग। आज उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। देंग का फेमस कोट था, इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस, यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। और फिर उन्होंने शुरू किया चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म और यही असली टर्निंग पॉइंट था चाइना के लिए। साथियों, सबसे पहले सुधार हुआ एग्रीकल्चर में। देंग ने लागू किया हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इसके तहत साथियों, जमीन किसानों को लीज पर दी गई, उन्हें अपनी फसल बेचने की आजादी मिली और प्रॉफिट रखने की भी परमिशन मिल गई। और फिर इसके वजह से चाइना के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है और फिर कुछ ही वर्षों में चीन फूड शॉर्टेज से फूड सरप्लस की ओर बढ़ गया। साथियों, 1980 में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और इन एरियाज में कम टैक्स, आसान रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी गई। सबसे पहला बड़ा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो था शेंजन, जो पहले एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। आज वही शेंजन 1.7 करोड़ से ज्यादा आबादी, $400 बिलियन से ज्यादा जीडीपी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक हब में से एक है। चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया,
एजुकेशन रिवॉल्यूशन। दोस्तों 1986 में 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन लॉ लागू हुई थी और इसमें सरकार ने स्टेम एजुकेशन, इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च, इन सभी एरियाज में भारी निवेश किया। साथियों आज चीन हर साल 4 मिलियन से ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स पैदा करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1990 के बाद चीन बन गया वर्ल्ड्स फैक्ट्री। आज दुनिया के 30% मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, 50% स्टील, 70% स्मार्टफोन्स किसी न किसी रूप में चीन से जुड़े हुए हैं। चाहे फिर वो एप्पल हो, टेस्ला हो या फिर सैमसंग हो, सबकी सप्लाई चेन चीन से जुड़ रही है। तो दोस्तों ये चीन की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चीन ने 40 साल तक लगातार एक ही दिशा में काम किया। और दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नींव होती है किसी इकोनॉमी की, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन साथियों इसके साथ एक सवाल भी उठता है। चीन आर्थिक रूप से तो एक सुपर पावर बन गया है, लेकिन यहाँ अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, मीडिया फ्रीडम सीमित है, इंटरनेट पूरी तरीके से हेवली कंट्रोल्ड है। तो यह सवाल उठता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बिना पॉलिटिकल फ्रीडम सफल हो सकती है, या भविष्य में यह चीन सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? ये वही सवाल है जो आने वाले दशकों में तय करेगा क्या चीन सच में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आप सभी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय हिंद।